21 जुलाई को जगदीप धनखड़ जी के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा स्वास्थ्य कारणों से देने के बाद चर्चाओं का बाज़ार गर्म हो गया था। हालांकि उन्होंने अपने त्यागपत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं थीं। लेकिन इस्तीफ़ा अगले दिन ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनका स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से इस समय उपराष्ट्रपति का पद खाली है। और अब चुनाव आयोग ने अपना घोषणा किया है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा और इसके लिए 21 अगस्त तक नामांकन किया जाएगा। हालांकि जगदीप धनखड़ जी का कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन 2 साल पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। खैर, वो तो जो चीज़ें थीं अब पुरानी हो गईं, लेकिन अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तिथि घोषित हो गई है 9 सितंबर और 21 अगस्त तक नामांकन होगा। भारत के दोनों ही जो गुट हैं, एनडीए यानी जो सत्ता पक्ष है और इंडी गठबंधन, दोनों ही अपनी रस्साकसी कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कितने स्टेप में चुनाव होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो होता है उसकी प्रक्रिया शुरू होती है इलेक्टोरल जो बोर्ड है, निर्वाचक मंडल, उसको बनाने से। निर्वाचक मंडल यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग हिस्सा लेते हैं उनकी नामावली तैयार होती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, जिसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं, वो भी शामिल होते हैं। तो इलेक्टोरल बोर्ड में लोकसभा के जो 543 सदस्य हैं, 543 मेंबर्स हैं, और इसी प्रकार राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं 233 और नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स हैं, यानी टोटल 245 मेंबर्स, ये सभी हिस्सा लेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए ऑफिशियली, लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 विद नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो ये कुल संख्या 788 आती है। लेकिन जो वर्तमान इलेक्टोरल जो बोर्ड बनेगा, निर्वाचक मंडल बनेगा, उसमें रिक्त स्थानों को, जो इस समय रिक्त स्थान हैं, जैसे लोकसभा में एक सीट खाली है तो 543 की बजाय 542 ही लोकसभा में लोग वोट करेंगे, सांसद वोट करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसी प्रकार से राज्यसभा में 5 सीटें अभी खाली हैं। 5 सीटों का मतलब राज्यसभा से 245 की जगह 240 राज्यसभा सदस्य इसमें वोटिंग करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, जैसे हम लोग वोट देने जाते हैं, बहुमत जिसके पास होता है वो जीत जाता है। हालांकि यहाँ भी बहुमत की स्थिति होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव की भांति ही होता है। आनुपातिक पद्धति के माध्यम से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और सभी मतदाता यानी सभी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य 1, 2 और 3 की वरीयता के हिसाब से मत देते हैं। यानी वे सबसे ज़्यादा किसे वरीयता देते हैं, फिर सेकंड नंबर पर किसको देते हैं और फिर थर्ड नंबर पर किसको देते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग जो वोटिंग करते हैं उसमें हम किसी एक प्रत्याशी को वोट देते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रत्याशी ए को हमने वोट दिया, हम बी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों को वोट दे देंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन एकल संक्रमणीय मत पद्धति अलग प्रकार की होती है, उसमें वरीयता के हिसाब से मत देने होते हैं कि आप उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे ज़्यादा किसको चाहते हैं फर्स्ट नंबर पर, फिर सेकंड नंबर पर किसको चाहते हैं और थर्ड नंबर पर किसको चाहते हैं। इस तरीके से होता है।
लेकिन अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। मान लीजिए कि विपक्ष ने अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं खड़ा किया तो चुनाव नहीं होगा, और एक तरह से जो भी एक प्रत्याशी खड़ा होगा उसी को उपराष्ट्रपति चुनाव आयोग द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। तो जो वरीयता क्रम के हिसाब से जो वोटिंग होती है उसमें जो 50% वोट पाता है वो प्रथम वरीयता के हिसाब से वो विजेता घोषित हो जाता है। और प्रथम वरीयता के हिसाब से जो जादुई आंकड़ा इस समय है वो 391 है, और वो सत्ता पक्ष यानी एनडीए गुट की तरफ इशारा करता है कि इससे ज़्यादा एनडीए के पास सांसद इस समय हैं, और प्रथम वरीयता के आधार पर ही वे 50% वोट हासिल कर लेंगे और अपने प्रत्याशी को उपराष्ट्रपति पद पर वो चुनाव जितवा लेंगे। अब उपराष्ट्रपति पद पर नामांकन कैसे होता है? तो नामांकन के लिए जो भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से ऊपर हो, वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो, या यूँ कह लीजिए कि किसी सरकारी नौकरी में ना हो, और साथ ही साथ उसके नामांकन पत्र के साथ जो इलेक्टोरल बोर्ड है उसके 20 सांसदों का समर्थन ज़रूरी होता है। अब ये जो चुनाव है ये 9 सितंबर को होगा सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक दिल्ली में, और उसी दिन विजेता घोषित हो जाएगा, यानी उसी दिन भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो एनडीए और इंडी गठबंधन आंकड़ों के खेल में कितना आगे और कितना पीछे हैं, तो एनडीए के पास यानी जिधर भाजपा है जो सत्ता पक्ष है उसके पास बहुमत से 31 सांसद ज़्यादा हैं, यानी कुल 422 सदस्य हैं उनके पास, जबकि बहुमत के लिए 391 सदस्य ही चाहिए। जबकि विपक्ष यानी इंडी गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जिसको बोला जाता है, उसके पास इस समय 312 सदस्य हैं जो बहुमत 391 से 79 कम हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों का जो खेल है उसमें एनडीए जीतता हुआ दिख रहा है, स्पष्ट जीत उसकी दिख रही है, यानी उसके द्वारा लाया गया प्रत्याशी ही भारत का उपराष्ट्रपति होगा, और वही राज्यसभा के सभापति की भूमिका भी निभाएगा। तो दो चीज़ें स्पष्ट हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल बोर्ड होता है वो थोड़ा अलग होता है। उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के नॉमिनेटेड सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। इसलिए निष्पक्ष रखने के लिए राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं, राज्य विधानसभाओं के जो विधायक लोग हैं, निर्वाचित विधायक हैं, एमएलएज हैं, उनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। तो ये था आज की चर्चा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।